नाजरीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं कहूँगी आपको खुशामदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ दिन का आगाज़ करके मोहब्बतें देते हुए, मोहब्बतें लेते हुए अपने घरों से निकलते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे मुंतज़िर होंगे और आपसे कुछ बातें की जा सकें, कुछ आपके मन की बातें, कुछ मेरे मन की बातें। और हम चूँकि आवाम है और हमारे मन की बातें मोस्टली सिमिलर होती हैं, लेकिन हल निकालना असल चीज़ होती है। कोई परेशानी है, चाहे वो मुआशी हवाले से हो, चाहे वो और कोई आउटसाइड का कोई प्रेशर हो, उस हवाले से बातचीत करते हैं ताकि बेहतरी की तरफ राहें हमवार हो सके। बहुत ही खूबसूरत दिन का आगाज़ हुआ, पहला दिन होता है और नई आपके अंदर एक रमक होती है, एक नई अंदर आपके एनर्जी होती है। उस एनर्जी के साथ आप अपने काम पे निकलते हैं और फिर उसी एनर्जी के साथ आपका पूरा दिन गुजरता है। लेकिन जब घर आते हैं तो थोड़े लेथार्जिक होते हैं, थके हुए होते हैं, लेकिन हफ्ते का पहला दिन होता है तो वो आखिर तक आपका वो एनर्जी आपकी चल रही होती है। इसी तरह से जब रमज़ान की आमद होती है तो शुरू के रोज़े होते हैं वो बहुत, कोई कहता है कि शुरू के रोज़े मुश्किल होते हैं, एक आध रोज़ा शायद थोड़ा मुश्किल होता हो, लेकिन एनर्जी से भरपूर होते हैं। 10 रोज़े, 15 रोज़े, 20 रोज़े के बाद थोड़ी सी आपकी एनर्जी में, चूँकि वो तवातुर के साथ कमी आ रही होती है, तो आप थोड़ा थोड़ा लेथार्जिक होना शुरू होते हैं। लेकिन अगर ये भी ज़िंदगी में ना हो तो फिर रोज़ों का मज़ा कैसे आएगा? पता कैसे लगेगा कि आपने जिस्म की ज़कात अदा कर दी है? यही जो लेथार्जिक होना है, यही जो आपके अंदर एक तकलीफ़ का अंसर आना है, यही आपको उस बात का इंदिया देता है कि आपके अंदर कुर्बानी का जज्बा है, या आप अपने अंदर अपने जिस्म की ज़कात रोज़े की सूरत में निकालते जो खालिसतन आपके लिए, जो अल्लाह ताला ने खालिसतन आपके लिए रखा है। ज़कात तो इंसान निकालता ही है, चाहे वो पैसे से, माल से निकाल रहा हो या और किसी चीज़ से, अपनी बरकत से निकाल रहा हो, रिश्तों में आप मोहब्बतें दे के निकाल रहा हो। ये बरकतें अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला से दुआ यही क्या करें कि आपकी ज़िंदगी में बरकतें शामिल करें। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत ही एक मज़े की बात पढ़ रही थी मैं आज 10 फरवरी के हवाले से। आज का दिन हम जैसे नॉर्मली कहते हैं कि जी वैलेंटाइन डे कोई मनाता है, यानी 14 फरवरी को, या और बहुत सारे डेज़ होते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे और न जाने कौन कौन से डेज़ होते हैं। लेकिन टेडी डे आज मतलब अजीब सी एक बात थी, टेडी बियर्स डे। ऐसा भी होता है कि मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा और एक अच्छा भी लगा कि जब आप किसी को हक करते हैं, यानी आप जो टॉयज़ होते हैं उनके भी दिन मनाए जाते हैं बच्चों के लिए, और वो जो टेडी बियर डे आज के दिन मनाया जाता है, शायद इस दिन वो तख्लीक हुआ होगा, क्योंकि डिटेल्स मुझे पता नहीं लगी, लेकिन मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर करूँ आज के दिन के हवाले से। आज का दिन है टेडी डे, तो जिन लोगों को कुछ गिफ्ट देने हैं वो टेडी बियर लें और मुख्तलिफ जगहों पर बांटें या फिर अपने प्यारों को दें ताकि अपनी मोहब्बत का और ज़्यादा इजहार कर सकें। लेकिन जब बात ख़रीदने की आती है तो महंगाई कमर तोड़ देती है। हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या बात करें और क्या लेने जाएं, क्या ख़रीदें। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि बाज़ार जाके इंसान अपनी पॉकेट को देखे या अपने मसाइल को देखे या महंगाई को देखे। अगर खाली सिर्फ खाने पीने की चीज़ों की बात की जाए तो इदारा शुमारियात ने बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उनका ये कहना है कि जी महंगाई में कमी आई है। अब क्या वाकई महंगाई में कमी आई है? हम जब जाते हैं तो हमें लगता नहीं है। शुमारियात बताता है कि जी गोश्त में भी कमी हो गई, 17 रुपये 50 पैसे की कमी मुर्गी के गोश्त में हो गई, और दुकानदार कहता है नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं है, और वो वैसे ही महंगा बेच रहे हैं। चीनी की अगर बात करें तो वो भी उसके हवाले से तो खैर मुतवातर बढ़ता ही जा रहा है और आई थिंक 154 रुपीज़ से भी ऊपर हो गई है, और दुकानदार उसी तरह से अपनी मनमानी कीमतों पे भी बेच रहे हैं। तो आखिर वजूहात क्या हैं कि जब हम बाहर जाते हैं लेने तो वो हमें महंगी मिलती है, लेकिन शुमारियात हमें बताता है कि महंगाई में कमी हुई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पिछले हफ्ते जब हमने बात की थी और हमने रोड एक्सीडेंट और हैवी ट्रैफिक के हवाले से बात की थी, डंपर्स के हवाले से बात की थी कि इनका दाखिला ममनू करार दिया जाए, तो इत्तलात ये हैं कि जी डंपर का दाखिला 11 बजे से पहले और दिन के औकात में बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अभी हालिया एक डंपर ने फिर एक नौजवान को कुचल दिया, और ये मुतवातर ये बातें होती रहती हैं। हम रोज़ शोज़ पे करते हैं और रोज़ हमारे साथ और आपके साथ हम ये बातें कर रहे होते हैं और हम शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन ये वाक़यात नहीं रुक रहे और इनमें कमी नहीं आ रही। और ये कैसा मेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि उसके बाद इंसान का दिमाग थक जाता है, उसको रिलीफ का कोई ज़रिया नहीं मिलता। छोटी छोटी चीज़ें, फल फ्रूट हो गए, सब्जियां हो गई, इनमें इतनी तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है और कहीं पे कहा जा रहा होता है कि कमी हुई है, लेकिन जब आप लेने जाएं तो फिर वही बात होती है कि आप लेने जा रहे हैं और आपको जो दुकानदार है या सब्जी वाला है या फल वाला है वो आपको उसी कीमत पर बेच रहा है। वो कहता है कि नहीं हमारे पास तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, तो क्या ये पीछे से ही महंगी आ रही है, लेकिन जब शुमारियात बताता है वो सही बता रहे हैं, तो फिर उस कीमत पर हमें मिल क्यों नहीं रही है? इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मौजूद मेहमान ग्रामी मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब हैं, बड़ा अच्छा तज्जिया देते हैं, तारिक रहीम सुमरो साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? हमारे उस्ताद मोहतरम हैं आप, आपकी जितनी भी इज्जत की जाए उतनी कम है। उस्ताद का दर्जा रखते हैं और बहुत ही फसाहत के साथ बयान आप करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये हम इकोनॉमिक्स पे बात करें,
हम अगर इकोनॉमिकली अपने पूरे एक जिस पैरामीटर में हम रहते हैं दुनिया भर में, आप देखें कि अगर कमी आती है तो वो बताई भी जाती है और वो रेट्स लिखे हुए होते हैं और उन्हीं रेट्स पे बेचा जाता है। हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं होता? मसला ये कि अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास किताबों में तो कमी आ रही है रेट्स की, लेकिन रियल लाइफ में जैसे आपने कहा मार्केट जाएं, क्या आप खरीद सकते हैं। हाँ। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है कि परसेप्शन आवाम का क्या है, कि क्या वाकई आवाम भी कह रही है कि कमी आई है। ऐसा नहीं है। अगर अब आप चलें, आवाम लेना भी चाहता है सस्ता, ये भी सोच लें, हमारी आवाम बड़ी नवाब है। लेकिन आवाम ये भी है कि वो सारी चीज़ें बिक भी रही हैं। देखें हाँ। बहुत सारे फैक्टर, देखें सप्लाई डिमांड के हिसाब से प्राइसेस को कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट की रिट होती है कि जो आपने जो प्राइस टैग दिया है उसी टैग पे बेचें। तो यहाँ यानी अगर थोड़ा सा देखिए, पेट्रोल की प्राइस आपको पता है मुल्क भर में फिक्स होती है। थोड़ा सा ट्रेवल करें कराची से तरफ आगे से, तो वहाँ पर प्राइस बढ़ती जा रही उसी पेट्रोल की, जो कि एक गवर्नमेंट का रेट है। इसी तरह हर चीज़ की। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि उनका एक फार्मूला है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप की बात करूंगा तो उनका एक फार्मूला है कि जी अगर आप इतने डिस्टेंस पे होंगे तो आपको इतना ऐड कर सकते हैं। अच्छा। तो वो आप यकीन करें हैदराबाद जाएंगे, उसकी रीजन ये तो नहीं होती कि वो चूंकि रास्ते में उस वक्त आपको वो चीजें नहीं मिल रही और मजबूरी में, लेकिन उनको उन तक पहुंचने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं ना वहाँ तक पहुँचने। कराची में तो खैर वो पेट्रोल वहाँ तक पेट्रोल पहुँचने में उसके वो चार्जेस ऐड करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए, उनको अपने मार्जिन से करना चाहिए। इसी तरह हमारे यहाँ ये होता है कि जी जो फ्रूट है या सब्जियां हैं या मुर्गियां हैं, वो एक सप्लायर उनको देता है। वो एक वहाँ पर तो प्राइस एक फिक्स हो जाती है। लेकिन अब जो इंडिविजुअल है जिसने बेचनी है दुकान पर, वो कहता है जी मैं तो अगर यहाँ होता तो मैं इसमें मुझे कोई किराया नहीं लगा, मेरे किराया भी लगा, मुझे अपना प्रॉफिट मार्जिन वही रखना है जो एक बिल्कुल यानी फर्स्ट बायर लेगा, लेकिन उसने कहा मुझे प्रॉफिट मार्जिन इतना ही रखना है। हाँ। और वो इसलिए फिर वो कुछ ऐड कर लेता है। हाँ। और यानी कोई कानून नहीं है उसको इन्फोर्स करने के लिए। वो कंट्रोल तो दूसरी बात है, इन्फोर्स करने का भी, पूछने का भी नहीं है। हाँ, कैसे? अच्छा, हमारे आवाम भी तो बेहस है पॉलिटिक्स से। हमारे आवाम कभी भी किसी से आर्ग्यू करती है, बेटा आप ये प्राइस देखिए, आप मुझे ये क्यों दे रहे हो? तो हम भी कहते हैं ठीक है, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ले लेते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते तो चलें बिस्मिल्लाह, आज खाते ही नहीं है फ्रूट को फॉर एग्जांपल। तो अब मसला ये कि सप्लाई डिमांड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी कौम अगर वाकई इसको सोचे, जैसे रमज़ान आने वाले हैं, अभी आपने जिक्र किया, अब देखें पूरी दुनिया में क्रिसमस के ऊपर, दूसरे त्योहारों के ऊपर प्राइजेस कम हो जाती हैं। यानी वो आपको इस तरह देते हैं कि आप उस इवेंट को एंजॉय करें फैमिली के साथ, जो चीज़ें आप नहीं खाते रेगुलर वो भी खाएं। यहाँ उल्टा हो जाता है। यहाँ उल्टा क्यों होता है? उनको पता है कि रमज़ान में सब लोग फ्रूट खाएंगे, सब लोग सब्जियाँ कम खाएंगे, गोश्त खाएंगे, तो हर एक की प्राइस बढ़ जाएगी। हम मफाद परस्त हैं, तो हमारे जो भी मैकेनिज्म है, सोसाइटी मफाद परस्त है, ऑटोमेटिकली एक आवाम जो है वो मफाद परस्त है, तो उसका जो व्यापारी है वो भी मफाद परस्त है, जो सप्लायर है वो भी मफाद परस्त है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो भी मफाद परस्त है। तो एक पूरा एक निज़ाम, एक चेन बनी हुई है। तो एक सप्लाई चेन जब तक ये बेहतर नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं जैसे बात कर रही थी कि हमने हर हफ्ते में हमारा एक टॉपिक महंगाई का होता है, हमारा एक टॉपिक एक्सीडेंट्स का होता है, ऑन एंड ऑफ जो बात हो जाती है, इन सारी चीज़ों पर हम चल ही रहे होते हैं, टॉपिक्स हमारे होते हैं, लेकिन जितना भी बोल लें कोई तदारुक नहीं होता। देखिए, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप यानी कोई भी हुकूमत दिखा लें, मैं आपको मतलब पूरी हिस्ट्री पाकिस्तान की, किसी ने किसी एक मसले को हल किया है। मसले इतने हैं, हर एक को पता है मसले, अगर हल करना चाहे कम बाकी चीज़ें छोड़े, एक मसले को हल करें। जैसे आपने ट्रैफिक की बात की, ट्रैफिक को हल किया जा सकता है, उसके भी 10 तरीके हैं। दूसरे ममालिक को देखें वो क्या प्रैक्टिसेस हैं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, उनको अपनाएं। लेकिन यहाँ पर हम शायद हल करना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं आवाम इन झंझटों में पड़ी रहे, ये कि जी ये महंगा हो गया, ये सस्ता हो गया, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, और जो वो हमारे हुक्मरान जो करना चाहते हैं वो आराम से करते रहे, उनको कोई उंगली ना उठाए आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। अब आप सिर्फ ये देख रहे हैं हमारी हालात इकोनॉमिक कल क्या हैं। IMF से हमने कर्जा लिया हुआ है और हम इतनी अयाशी के साथ जो इवेंट्स कर रहे हैं। अब ये इवेंट्स जो है मेरे और आपके टैक्स के पैसों के हैं, तो मुझे तो एहसास हो रहा है कि भाई मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, और मेरे ख्याल में बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे, उनकी भी इतनी सैलरी, इतनी भी इनकम टैक्स नहीं देती, हम सैलरी पर्सन देते, क्योंकि हमारे पैसे आते ही वो तो डिडक्ट के ही आते हैं ना, डिडक्ट होके ही आते हैं। तो मुझे ये भी बताएं प्रोफेसर साहब कि हमारे पास इतनी मैन पावर है, इतनी यूथ है,
और इतने लोग बेरोजगार हैं, अगर इनको काम दे दिया जाए। देखिए वही आपने जो बात की कि क्या ट्रैफिक पुलिस काम नहीं करी, तो ट्रैफिक पुलिस इसलिए काम नहीं करी कि लोग नहीं है, लोग तो है ना। किसी को भी उठा के ये जितने सारे बेरोजगार बैठे हैं इनको ट्रेनिंग दे के खड़ा करें। बिल्कुल हो सकता है। देखिए ये यूए में जब था तो वहाँ पर उन्होंने एक साथ का एक पुलिस निज़ाम था, फिर साथ का रखा उन्होंने। वही कुछ लोगों को जो नेशनल थे, जो एक्सपेक्ट थे, उन सबको बिठाकर जॉब भी दे दी और उनसे वही काम लेने लगे। मसला ये कि जब मुझे कोई अथॉरिटी मिलती है तो मैंने मिसयूज़ करनी है। अगर ये लोग जो अभी हैं इनकी ज़रूरत, ये भी अगर मिसयूज़ करना छोड़ दें, क्योंकि आप सड़क पे बैठे हैं 8 घंटे से 12 घंटे, पुलिस वाला एक उसको धूप में बैठा, उसने क्या किया, उसने दिहाड़ी लगानी है, उसने लॉ एंड इन्फोर्समेंट को कंट्रोल तो करना ही नहीं है। मैं मतलब हमारी सोच की प्रॉब्लम है। हम अगर ट्रैफिक की बात तो रिप्लेस कर देना ऐसे लोगों को, अगर इस तरह हो रहा है तो बाकी तो वो रिप्लेस जो बैठे में जिन्होंने देखे, मैं एक दोस्त से मजाक कर रहा, मैंने कहा जी आप बड़ी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप जब घुसेंगे अंदर फील्ड में तब मैं आपसे पूछूंगा। देखिए जब आप किसी को फेंकते हैं तालाब में तो फिर तैरने का पता चलेगा। ठीक है, एक बड़ा अहम सवाल है, मुझे बताइएगा प्रोफेसर साहब, जब हम मुझे ऐसा लगता है कि जो ये हुकूमतें चला रहे हैं, जो इदारे और बाकी जो शुमारियाँ, इनके पास एक पूरा फिगर होता है। देखते हैं कि जी पिछले महीने एक जो गाड़ियों का एक लग्जरी गाड़ियाँ, कार्स बड़ी इतनी बिकी, या पिछले साल इतनी बिकी, 35,35,000 इतनी बड़ी लग्जरी कार जो कि 2.25-3 करोड़ रुपए की गाड़ी है। उनको लगता है मुल्क में गुर्बत नहीं है। अब ये भी काम हो रहा है, तो इतना पैसा लोगों के पास आ रहा है ना। जहाँ तक बात हम गरीब की करते हैं, गरीब के पास देने वाला पैसा नहीं है जिससे वो खरीद सके, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो जरूरियात है वो पूरी हो रही होती है। तो क्या इस वजह से ये लोग इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखते या ध्यान नहीं करते और बढ़ाते रहते हैं? असल में जो हमारी हुकूमत होती है उसको जो अब जाहिर बात उनको सबको दिखाना होता है। प्राइम मिनिस्टर कुछ विचार कर नहीं सकता, उसको बताया जाता है कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल। उसको वो वाली फिगर दिखाई जाती है जैसे आपके आने से ये तरह की मुल्क की हो रही है। बिल्कुल। और मुल्क ये कर रहा है, मुल्क वो कर रहा है। असल में प्रॉब्लम क्या है कि जी हम सब भी करप्ट हैं, यानी आवाम से लेकर हुक्मरान तक हमें जो जितना मौका मिलता है वो हम करप्शन करते हैं। एक साइकिल वाला भी वन वे तोड़ता है और एक ब्यूरोक्रेट भी अपना इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। तो मसला ये है कि अब आप जो कह रही हैं, अब ये जो अहदाफ हैं, आपने सेल कितनी की, अच्छा परचेजिंग पावर जो है डजंट मीन, ये इंडिकेटर है कि ठीक है आपकी मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या वो कौन ले रहा है? अब वो जो आप कहा जैसे वीगो गाड़ियाँ कोई बड़ी चीज़ ले रहे हैं, इंपोर्टेड गाड़ियाँ ले रहे हैं, तो वो लोग रहेंगे जिनके पास ऑलरेडी अफोर्डेबल हैं। दो अच्छा जो ऑलरेडी टैक्स देते हैं। अब अगर आप यकीन करें जितनी आपने गाड़ियाँ बताई हैं उतनी उन सब कार को इनकम टैक्स चेक कर लें, वो मुझसे भी आई एम कम्प्लीटली श्योर कि मुझसे भी कम टैक्स दे रहे होंगे, क्योंकि वो दे रहे हैं सिस्टम में, लेकिन मुझसे भी कम दे रहे होंगे। और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्यों, मैं तो एक सैलरीड पर्सन हूँ। तो अब जब तक पूरा निज़ाम, दूसरा ये कि हमारा निज़ाम इस तरह नहीं है कि मैं आपको फैसिलिटेट करने के लिए सिस्टम को चेक करूं। मेरा निज़ाम ये है कि मैं आपको चेक करूंगा इनकम टैक्स ये वो, कि मैं आपसे कैसे पैसे बटोरूं, कि आपको कहूँगा जी आपका तो ये मसला है, आप मुझे इतने पैसे दें, आप मैं चुप हो जाऊंगा। तो जब हमारी अप्रोच ही यही है कि हमने किसी को फैसिलिटी, देखें रूल क्यों बनते हैं, रूल्स का जो रूल्स सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं हमें मुझे ऐसा लगता है रूल्स तोड़ने के लिए वो हमारे पाकिस्तान की परसेप्शन, लेकिन रूल्स बनते क्या है, ऑलवेज रूल्स आर मेड टू फैसिलिटेट ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इंसान जात के फायदे के लिए। देखें क्यूइंग थ्योरी क्या थी, वो मैथमेटिकल थ्योरी थी। अब आप देखें फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व का जो कॉन्सेप्ट है, आप कहीं भी जाएं, एक रश है, एक बंदा खड़ा होगा लाइन के आगे, वो पहले सर्व होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन यहाँ मैं आ जाऊँगा, मैं हैवी वेट हूँ, मुझे सब लोग जानते हैं, हटो भाई हटो, मैं आ गया। और होता है ऐसा होता है बिल्कुल। मुझे यहाँ तो मैनेजर अलग से बुला लेगा जी, आपके ट्रांसफर के बीच में दे देगा, जिनकी कर लो पहले। ऐसा ही होता है। मतलब ये कि हम खुद वायलेट कर रहे हैं रूल्स को, रूल्स बनते हैं, वो आपकी बात। अब यहाँ पाकिस्तान भी एक कॉन्सेप्ट, अब ये एक्सेप्टेड हो गई है कि रूल बनते ही तोड़ने के लिए, अब बस बिस्मिल्लाह फिर तोड़ते हैं हमसे मिलकर। मसला ये कि अब जब तक हमें ये, हमारी असल में प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ वो है हमारी सोसाइटी की। सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, कल्चर है, इथिक्स हैं, मॉरलिटी है। इथिक्स को मैं अलग कर रहा हूँ, मॉरलिटी को अलग कर रहा हूँ, उसकी मैं जवाब दूंगा आपको।
कि ये इन सब को जब हम ठीक नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं हम कर तो इस सकते। दुनिया से चले जाएंगे जब तक क्योंकि मोरालिटी, एथिक्स और ये सब वैल्यूज, नॉर्म्स ये सही करते करते ये तो उस वक्त से होते हैं जब बच्चा पैदा होता है, और पैदा होने के बाद जो उसकी पहली दर्सगाह होती है, माँ तो अच्छा ही समझा रही होती है अपने घर में और बाप भी। मुझे ऐसा लगता है कि हमने, जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जब बच्चा पहली या जो छोटी क्लासें होती है जिनको केजी और कहा जाता है, उनमें बेसिक ह्यूमैनिटी क्यों नहीं सिखाई जाती? मैं ये कह रहा हूँ, आपको याद होगा मैंने तो खैर सिविक्स पढ़ी थी जब हम प्राइमरी में थे। ठीक है। अब क्या सिविक्स है ही नहीं, कोई किसी को भी पता ही नहीं। अच्छा, अब ये इस तरह देखिए, एक वो कहानी अगर मुझे 2 मिनट और दें, कहानी ये थी कि जी एक जगह एक मुल्क था बनाना रिपब्लिक, उसमें चोरियां होने लगी तो उन्होंने चौकीदार रख दिए, चोरियां कुछ कम हो गई, फिर चोरियां होने लगी, उन्होंने कहा चौकीदार के ऊपर एक सुपरवाइजर रखते, चेक करें चौकीदार सो तो नहीं रहा। सुपरवाइजर आ गया तो फिर भी कुछ अर्सा सही हुआ, फिर चोरियां होने लगी। उन्होंने कहा जी एक और उसके ऊपर सीनियर सुपरवाइजर रखते थे। इस तरह करते करते वो मिनिस्ट्री बन गई। जब मिनिस्ट्री बन गई तो अब नेशनल असेंबली उनकी जो थी, उन्होंने फैसला किया कि अब बहुत महंगाई होगी, हम क्या करते हैं, जो चौकीदार ही निकाल देते हैं, ले ऑफ कर देते हैं। तो जिसके लिए चौकीदार ने काम करना था, हमने ऊपर उसके रखते रखते पूरी मिनिस्ट्री बना लिया। पूरी मिनिस्ट्री होगी जिसके लिए बनाई थी चौकीदार चोरी रोकने के लिए, चोरी वैसी हो रही है, वो हो रही है। तो मतलब ये है कि हमारा जो है सिस्टम जो है वो बनाना रिपब्लिक है। तो करना क्या चाहिए फिर? देखिए मैं एक और मिसाल, हम कहते हैं पेनाडोल ट्रीटमेंट, मैं इसको कहता हूँ, जहाँ ज़रूरत है किसी चीज़ की, हम एक टेम्पररी सॉल्यूशन या रिएक्टिव सॉल्यूशन, प्रोएक्टिव नहीं सोचते। ठीक है। मिसाल, मुझे एक गांव में स्कूल खोलना है जिसकी आबादी है, मुझे 3 रूम का स्कूल चाहिए। अब पैसे बजट नहीं, आप कहें 1 रूम बना दो, भाई आप 3 की जगह 6 बनाओ, क्योंकि अगले 10 साल में भी तो बच्चे बढ़ेंगे ना, वो आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। हमारे यहाँ आपको देखा होगा जी, कोई भी मसला इवेंट होता है 12 रबीउल अव्वल का, मुहर्रम का, डबल सवारी मना। भाई डबल सवारी मना क्यों कर रहे हैं भाई? फीमेल को जाना है, आप कम से कम फीमेल को अलग कर दें। क्यों मना करते हैं कि एक बंदा चलाएगा दूसरा फायरिंग करेगा? भाई फायरिंग वो हथियार कहाँ से आता है? वो क्या हथियार ऐसे ही उड़ के आता है? हमारे पास ड्रोन के वजह, मतलब वो उस रूट पे तो जाते ही नहीं है। एग्जैक्टली। अब पेरेंटल ट्रीटमेंट इसको मैं इसलिए कहता हूँ कि वो जो असल काज है जिससे बुखार हुआ है उसको तो नहीं चाहिए आप पेरेंटल खिलाकर जब तो कैंसर बनता है ना, इसी तरह तो अमवात होती है, और इसी तरह से तो कौम और मुल्कों की तबाही और मौत होती है। हमारा मुल्क, पूरे निजाम, पूरे ब्यूरोक्रेसी, पूरी एस्टेब्लिशमेंट पेनाडोल ट्रीटमेंट कर रही है। अच्छा, ये तो चले आपने बड़ी बहुत ही मतलब खुल के बयान किया, हर एक को समझ आ जाना चाहिए। अब आप पढ़ाते हैं, बच्चे आपके पास कैसे आ रहे हैं? मैं वैसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि आपको बच्चों से बात करके या आपको एक पूरा ना एक बैकग्राउंड नजर आ रहा होता है, सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही मैं। इवन दो जब आप क्लास में होते हैं या आपको क्या लग रहा है, जो जनरेशन आ रही है ये किस टाइप के बच्चे हैं? मैं जब यूए में था तो उस वक्त थोड़ा सा मैं फील कर रहा था कि बच्चे मॉडर्न हो गए हैं टूल्स के ऊपर। पाकिस्तान में ऐसा नहीं था जब मैं छोड़ के गया था। जब मैं वापस आया तो मैंने कहा कि बच्चा वही है जो दुबई में बैठा हुआ है, वो इसी तरह एक्टिव है, इसी तरह मॉडर्न है, इसी तरह की उसकी एक्टिविटीज़ हैं। असल में हमारा माशरा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पस्ती की तरफ जा रहा है। अब बच्चा भी जाहिर बात है माशरे का हिस्सा है, बच्चा मुझसे सीखेगा। अगर मैं क्लास में 5 मिनट लेट जाऊंगा तो बच्चा 10 मिनट लेट आएगा। मेरी फ़ोन अगर बजेगी क्लास में तो बच्चे की भी फ़ोन बजेगी। तो आपको देखें रोल मॉडल हमारे पास, मैं उस्तादों के बाद मैं खुद भी उस्ताद हूँ। उस्तादों का पेशा जो है वो नबियों का पेशा है, लेकिन हमने उसको अर्निंग का सिस्टम बनाया। मुझे कोई जॉब नहीं मिली, चलो जी मैं टीचर बन जाता हूँ। मीनवाइल मुझे CSS ऑफिसर बन जाऊँगा, मैं टीचिंग छोड़ दूँगा। या मैं कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी गवर्नमेंट की जहाँ पेंशन मिली हो, मैं टीचिंग छोड़ दूँगा। तो हमारे पास प्रॉब्लम हम हैं, घर में भी प्रॉब्लम है। माँ बाप अब वो टाइम नहीं दे रहे, वो नसीहतें नहीं कर रहे जो हमें मिली। अच्छा, अब क्योंकि उनके पास टाइम भी नहीं है, उनके पास भी एक डिवाइस माँ बाप भी तो उन्हीं बच्चों के लिए कमा रहे हैं ना, चाहे माँ भी कमा रही है, माँ बाहर भी कमा रही है, बहाना ही सही। लेकिन देखिए नॉर्मली ये हो रहा है, ये सच्चाई है कि सुबह सुबह अगर माँ ने भी काम पे जाना है, बाप ने भी काम पे जाना है, बच्चों को जल्दी उन्हीं के लिए कर रहे हैं। उन्हीं के लिए थोड़ा सा उसमें से टाइम मैनेजमेंट कर लें, थोड़ा सा इस मोबाइल को थोड़ा ऐसा करें कि 1 या 2 घंटा बंद करके देखिए क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपकी फोन बंद है 2 घंटे तो उसमें कोई क्या मतलब नहीं। जो बच्चा है ना उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास भी फोन है, अब क्या कर ले? नहीं, वो सबकी बंद होगी। मैं जब किताब खोल के बैठूंगा तो मेरे बच्चे भी किताब पढ़ना शुरू कर दें। हफ्ता आप कर लें, आप अपनी मोबाइल को किताब के अंदर छुपा कर आप किताब पढ़ना, तो वो बच्चा अगर नहीं देख रहा मोबाइल तो वो किताब पढ़ना शुरू हफ्ता कर लें। लेकिन बच्चा हमें मिमिक करता है। बच्चा लेकिन ये कितने उम्र के बच्चे की बात कर रहे हैं आप?
हाँ, अब ये सारा बात- मसला तो ये है ना, हमने तो ये देखा कि हमारे बच्चे बड़े होने शुरू हुए, उनके पास फ़ोन थे, हमने कॉन्वर्सेट कर लिया रातों को कि 10 बजे के बाद फ़ोन नहीं उठाना है, सो जाओ ना, लेके सब रख लिए। जिस हद तक मुमकिन होता है इंसान करता है, लेकिन आप उससे बच नहीं सकते। हाँ, सिस्टम ऐसा है कि आप इन चीज़ों से बच नहीं हमें भी सकते। मजबूरन लेकिन देखना आपको पड़ता मैं है। वैसे एक बात पूछ रही हूँ कि ये जो आने वाली जनरेशन है, अब आपको क्या लग रहा है इनमें, ये किस दौड़ की तरफ जाएंगे? इनका दिमाग कहाँ लगता है, स्किल्स की जानिब जाता दिखता है? पढ़ाई तो वो है ही, लेकिन या हुनर की तरफ या बिजनेस की तरफ ये चाहते हैं कि बस निकल जाए बाहर? देखिए, अब ये आई एम सॉरी लेकिन हम टिकटॉक पे आ गए। अब बच्चों ने इजी देख लिया है पैसा बनाना कैसा है, यूट्यूब पर वीडियोस, और वो भी वीडियोस गैर अखलाकी तौर पर। गैर अखलाकी, आप बताएं ना, ये कितनी मैं बता वेरी सॉरी टू से, बट जी बिल्कुल। मैंने बेसिक देखिए, असल में प्रॉब्लम ये कि आजकल के बच्चों को पता है कि दे नीड मनी टू गेट दोज डिवाइसेस जो कि एक्सपेंसिव हैं, उनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर उन्हें। अब उन्होंने एक इजी वे निकाल दिया। अगर आज पैसे देना बंद कर दे यूट्यूब और ये आपका टिकटॉक, तो हमारी यूथ को पता चलेगा हम कहाँ हैं, उनको जॉब तो मिलेगी नहीं। अच्छा, अब मसला ये है कि हमारी ये भी एक्सेप्टेंस है कि मैं, अच्छा कोई भी बच्चा बच्ची अगर यूट्यूबर है या कंटेंट क्रिएटर है, अगर पॉजिटिव कंटेंट क्रिएटर है तो ठीक है। अगर वो आपको लगता है पॉजिटिव कंटेंट चलता है? देखता भी कोई नहीं, पढ़ता भी नहीं, कोई पढ़ता भी मैंने नहीं। आपको बताऊं, मैं बिल्कुल भी नहीं देखती थी ये जो रील्स टिकटॉक जो- शिकटॉक, जी, जी। लेकिन मैंने देखना कभी कभी शुरू किया। अब देखिए 80 साल का बूढ़ा और बूढ़ी नाच रहे हैं, उनको नाच नहीं आता, लेकिन पता नहीं उनके इतने फॉलोअर्स कैसे बढ़े हुए। हम देखते हैं। मैं कौन लोग कोई देख ही रहा है ना, इतने फॉलोअर्स बढ़े हुए, और ये अभी से नहीं होंगे, टिकटॉक को आए हुए 3-4 साल हो गए होंगे, वो जब से किसी ने बता दिया और वो शुरू किए हुए, वो उन्होंने चाहे नाच आता ही नहीं आता, इंडियन गाने लगे हुए, वो नाच रहे हैं और वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। तो क्या ये भी तो ईजी बनी है ना? इजी बनी है, लेकिन अब अगर हमारा मुस्तकबिल अगर यही है तो फिर हम और तबाही की ये तरफ तो जाएंगे। मैं ये उसकी बात कर रही हूँ, मुस्तकबिल नहीं है, ये तो ये पास्ट की बात कर रही हूँ। जो और करंट। पास्ट थे नहीं, वो ये जी, करके जी। कमा रहे हैं, तो फिर जो यंग ने क्या देखा, जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने देखा यार ये कर रहे हैं, तो हम क्यों देखिए, नहीं कर नौजवान, आपने जो सवाल पूछा कि नौजवान कहाँ जा रहा है, देखें जब हम नौजवान थे तो हमने थोड़ा बहुत सीखा, लेकिन अभी हम भी उन्हीं डिवाइसों के ऊपर मजबूरी है कि ऑफिस चलानी है। तो अब ये मेरे ऑफिस के मेरे जो सर्कल हैं या मैं जहाँ वॉलंटियर करता हूँ, तकरीबन 40 से 50 थ्रेड मेरे ऑन हो जाते हैं सुबह को, वो वापसी में मैं उनको देखता हूँ। बीच में कोई इम्पोर्टेंट आ गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, अब मजबूरी है, वो मोबाइल को उठाना पड़ेगा क्योंकि आपने अगर कनेक्ट रहना है तो। अच्छा, अब जो नस्ल आएगी, जाहिर बात है, देखें वो नस्लें जैसे हमारी पुरानी नस्लें थीं वो बेहतर थीं, हम थोड़े से बेहतर हैं, आगे और कम बेहतर होंगे अनटिल अनलेस कोई इनकलाब आए। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो नस्लें बेहतर थी और हमारी वो नस्ल थी जो सबसे ज़्यादा पिसने वाली नस्ल थी? क्योंकि हमने सारा वो रेवोल्यूशन देखा जिसमें जो नेटवर्किंग है और ये आपके जितने भी सोशल मीडिया, हमने ये देखा, हमने मोबाइल फ़ोन देखे, हमने कंप्यूटर, ये वो चीज़ थी नस्ल। और ये वो नस्ल है जो अपने बच्चों से भी डरती है, अपने माँ बाप से भी डरती है। ये वो बीच की नस्ल है जो पिस गई है। पिस गई, बिल्कुल आई एग्री, क्योंकि हमारी नस्ल एक यूनिक नस्ल है जिसने टीवी देखी, वीसीआर आया गया, सीडी रोम आए गए, इतनी इनोवेशंस देखी हैं। जी, तो हम मोबाइल के ऊपर आ गए। अब देखिए, हमने एक पीरियड है क्योंकि इनोवेशन ज़्यादातर इसी हुई है एज के लिए, लेकिन ऑन द अदर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े बेहतर थे कि वो डिस्कनेक्ट थे, उनके पास इंटरनेट नहीं था। अच्छा, द मोर यू, आपने साइबर सिक्योरिटी की बात जो शुरू में कर रहे थे हम ऑफ द बिफोर स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, अब साइबर सिक्योरिटी क्या है? देखिए जी, आपकी जितनी अपीयरेंस है ऑनलाइन, आप उतने ही वल्नरेबल हैं। आपकी वीडियो बंद, मैं आपको एक वीडियो बाद में दिखा दूंगा किस तरह हम डीप फेक कर रहे हैं। अच्छा, आप जितने इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, आपकी पिक्चर या वीडियो या वॉइस नहीं है, उतने ही आप सेफ हैं इस दुनिया में, क्योंकि डिजिटल डिसेप्शन अब ऐसा है कि अब आइंदा कोई किसी को पैसे नहीं देगा कत्ल करने के, कहेगा जी किसी की वीडियो बनाओ, वो वायरल हो जाएगा, उसको लोग मार देंगे। ठीक है, बात सारी ये आती है कि कुछ भी हो लेकिन अपने आप को अपडेट करना, अपग्रेड करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो जो 20 साल का एक डिफरेंस और गैप आ गया है उस जनरेशन में, जो कि आज की जनरेशन है, और उससे पहले जिन्होंने पढ़ा था 20 साल पहले, वो अपने आप को एक दूसरे के साथ कैसे इंडल्ज करें, कैसे एक दूसरे को एक लेवल पे लेके आए। जी प्रोफेसर साहब, देखिए, ये इवॉल्वेशन है। देखिए, हम जब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो उसमें एक डिफरेंस तो आता है। हमें जाना कहाँ है? अब तक देखें, जो
इशू मुझे समझ में आ रहा है कि हमारी जो भी हुक्मरान होते हैं वो अपना बता दीजिए मैं इतनी डेवलपमेंट करूंगा, इतनी नौकरियां दूंगा, इतनी, लेकिन वो कौम का नहीं बता रहे कि मैं कौम को कहाँ देखना चाह रहा हूँ। मैं कौम को एक ऐसी कौम देखना चाह रहा हूँ जो जिसमें टॉलरेंस हो, जिसमें सच को सच करने की, मतलब ये वाला एजेंडा कहीं से नहीं मिलता हमें जो होना चाहिए। ठीक है, हुकूमत का काम ये नहीं है कि आपने रास्ते बनाने, जॉब्स देनी है, आपने इल्म। अच्छा, हम इसको देख लें, 25A को देख लें, अब तकरीबन हमारे पाकिस्तान को बने, फिर 73 के आइन को देख लें, उसको भी 50 साल से ऊपर हो गए। हमारे 25A अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हमारे अभी भी 26 करोड़ बच्चे बाहर हैं स्कूल से, अब वो उनको कौन पढ़ाएगा? लेकिन ये तो सालों से बिल्कुल ऐसी तरह, और ये ग्राफ बढ़ रहा है, आपने देखा? बिल्कुल ग्राफ में कमी नहीं आ रही, ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हमारी आबादी भी इस तरह अनकंट्रोल बढ़ रही है, और इसी तरह जो नंबर ऑफ किड्स हैं जो स्कूल ही नहीं जाते। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला क्या है। जब हम बात करते हैं ना कि हमें, अगर मैं समझूं कि अगर मेरी हुकूमत आएगी तो मैंने सबसे पहले ये करना है, समझ ही नहीं आता। रोजगार पे बात करें, या रोजगार के लिए सबसे पहले काम करें, तालीम के लिए सबसे पहले काम करें, खाने पीने के लिए काम करें, क्या करें? हर जगह से मैं एक सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, हम सब मुनाफिक हैं। हाँ। ठीक है, मुनाफिक इसलिए कर रहा हूं, मैं अपने आप को भी कर रहा हूं, हम जो बात कर रहे हैं वो उस पर अमल नहीं करते। देखें, हुकूमत का ये काम है कि एक डायरेक्शन, देखिए आप मलेशिया देख लें, आप हमारी नेबरिंग कंट्री इंडोनेशिया देख लें, ठीक है, जो मुस्लिम कंट्री जिन्होंने अपना एक वकार बनाया है। अच्छा, अब आप एक डायरेक्शन दें कि मैं अपनी कौम को अब उस पर आप इन्वेस्ट करें। अच्छा, अब यहाँ पर स्कूलिंग सिस्टम वही रटा रटाया, आप जब तक रटा नहीं लगाएंगे स्कूल से पास नहीं होंगे। अभी उसको चेंज करने में बहुत ही काम हो रहा है, ऐसा नहीं कर रहा मैं, IPCC वाले भी काम कर रहे हैं, दूसरे भी काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर वो जो रटा सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस्ताद भी अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगा, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि आप चेंज हो जाएं। अच्छा, अब चेंज कैसे आएगी? मैं अपना एक अच्छा, कतरा कतरा दरिया, मैं और आप अगर हम अपना कतरा डाल रहे हैं तब भी ठीक है, लेकिन इससे दरिया नहीं बनने वाला, क्योंकि कतरे अब बहुत सारे। अच्छा, आपके पास तो कतरे काफ़ी आते हैं, लेकिन वही जैसे मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि एक पूरी एक जनरेशन आपके साथ होती है जिसको आप पढ़ा रहे होते हैं, तो मैं वैसे भी कह रही हूँ बहैसियत उस्ताद और बहैसियत कोई भी कौम, जैसे कि मैंने भी बात की कि जो 20 साल का जनरेशन गैप आ गया है, इसको फिलअप करने के लिए उस्तादों को भी तो अप टू डेट होना पड़ेगा ना, अपग्रेड, और माँ बाप को भी होना पड़ेगा। इस पे काम क्यों नहीं है? देखिए, अभी मैंने अभी जैसे जो टूल्स आ गए हैं, डीप सीक आ गया है, ये आपने अभी मुझे जैसे कमाल की चीज़ है। तो अब ये टूल्स अच्छा, क्योंकि मुझे फील होता है कि मैं बहुत पुराना PhD हूँ, अब मैं पिछली सदी का PhD हूँ, तो मुझे ज़रा अपडेट करना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो बच्चे इस साल PhD किए, या इस साल मास्टर्स किए, या इस साल बैचलर किए, उनको भी तो अपडेट होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब वो उनकी सोच नहीं है। आप देखें, सीखने की तरफ आपके अंदर होनी चाहिए। नहीं, अगर आप कहेंगे जी मैं आई एम डन, मैं मकाम ले लिया, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं अपना काम करूँ, अलग अलग करूँ। देखें, इवन हम इस्लाम के ऊपर भी नहीं पढ़ रहे, हमने कुरान को तर्जुमा भी नहीं पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब मतलब हमें क्या करना है, हम कुछ करना चाहते भी हैं तो हमारे वो इख्तियार में वो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम जो करना चाहते हैं वो हम कर नहीं सकते, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रूल्स रेगुलेशन, उनकी जो एक मैकेनिज्म है। देखिए, सोच अब यानी ChatGPT का यूज़ मेरे ख्याल में अब हमें करना चाहिए, क्लास में खुद ही करना चाहिए, ओपन है। और वैसे भी मुझे बताएं, एग्जाम जब तो ओपन बुक टेस्ट हो गए, आप सब कुछ तो आपके हाथ में, आप क्यों उस पर पाबंदी लगा रहे हैं? कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, तो वो जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो जरूर होने चाहिए। मैं थोड़ा सा उसी तरफ लेके आऊंगी बात को, जैसे कि बच्चों ने बहुत आसानी से समझ लिया ना अब चीजें, बच्चों को अब उस आसानी को पूरा करने के लिए भी वो जो इजी मनी की बात आ रही थी, उन्होंने इजी मनी का कॉन्सेप्ट लिया इसी से, ये कि उनके अपने भी हर बच्चे का कोई ना कोई खर्चा है। महंगाई के इस दौर में वो उस खर्चे को किस तरह से नबरद आजमा करें। अब वही बात आ जाती है कि एक इंसान के ऊपर माशी प्रेशर इतना ज्यादा है जो घर का कमाने वाला है। आप 4 बच्चे हैं, जैसे कि हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी, आप पिछले प्रोग्राम में आए थे, तब भी महंगाई पे बात की थी, तब भी हमने इस पे बात की थी कि जी सब्जी क्यों महंगी आ रही है, पीछे से महंगी आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन है, फ्यूल क्यों महंगा आ रहा है, आपने ये बताया। लेकिन बात ये कि क्या सिर्फ प्रोग्राम करने से ही बात पूरी हो जाएगी? ये जो आला हुकाम देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई तो बात उन तक इकोनॉमिकली, और जो हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं वो भी तो कोई ना कोई नंबर्स फिगर्स देते होंगे ना कि जी ये कहानी है, तो इस पे काम क्यों? देखिए, आपकी बात अच्छी है कि हम प्रोग्राम से फ़ायदा नहीं, लेकिन प्रोग्राम से ये होगा कि आवाम जो मैं देख रही उन पे अवेयरनेस पैदा हो जाएगी कि कुछ है, कहीं पर प्रॉब्लम है।
जो आप इकोनॉमिक्स की बात करेंगे वो हमारे सारे पीएचडी होल्डर्स हैं जो गवर्नमेंट आएगी उसको कहेंगे आपने अच्छा काम कर दिया। जब हमारी ये नीयत है कि मैंने आपको खुश करना है कि मुझे अगले प्रोग्राम में आना है कि मैं जी आपको खुश कर दूं, को अगले प्रोग्राम में मुझे आप बुला लेंगे, तो ये अप्रोच है कि मैं मिनिस्टर बनाऊं, मैं सेक्रेटरी बनाऊं, मैं इस प्राइम मिनिस्टर को खुश कर दूं कि मेरी तरक्की हो जाए और मुल्क का खाना खराब हो जाए। तो मतलब है कि वो यही वो लोग हैं जो कि मैनिपुलेट, वही डेटा है, इसको कहते हैं यूँ दिखाते हैं कि जी देखिए ओह सुभान अल्लाह आप तो आए तो आपकी तरक्की हो गई। अरे भाई कैसे तरक्की पता हो गई? नहीं, वो तो आवाम जो से पुरानी वाली जो गवर्नमेंट जा रही होती है वो कहती है कि रिजर्व्स में कुछ था ही नहीं, वो ये कहते हैं आप बाकी ऑयल रिजर्व्स पे अगर आप जाके बात करें कर्जा ले रहे हैं, कर्जे पे कर्जा ले रहे होते हैं। लेकिन इससे महंगाई, असल मसला ये कि जो गरीब है ना उसको इससे फिक्र नहीं है, उसको तो जी टमाटर अपने चाहिए कि जी आपको एक नॉर्मल एक वो होता है उसमें टमाटर उसको मिले, प्याज मिले, आलू मिले, जो बेसिक चीज़ है ना, आलू प्याज टमाटर ये आपको हर सब्जी में चाहिए, आपको खाने, आपको आटा, ये बेसिक चीज़ें जो एक आम आदमी को गरीब को चाहिए। एक तजवीज़ सोच रहा हूँ, जैसे आप बात करते हो कि अब हम जैसे देखें एक हारी अपना बोता है बीच, उस पर टमाटर आ गए, प्याज आ गई, सारी चीज़ आ गई, एक कंज्यूमर है यहाँ पर। अब बीच में मैंने आपको लास्ट में बताया कि बीच में बहुत सारे आड़ती हो गए, बहुत सारे मीडिया इंटरमीडिएट हैं। अगर आज देखिए मैं तो ईदी हो गया या दूसरे जो हमारे, मैं कहता अब एनजीओ को आना चाहिए कि वो बीच में आए किसी मतलब खिदमत खल के जज्बे से, तो उन सबको निकालें और डायरेक्ट। गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, नहीं तभी तो मसला है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, इतने मोटे पैसे ले रहे हैं जो जिन लोगों को बिठाया गया, कंज्यूमर राइट्स के जो अफसरान होते हैं वो भी बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं करता। मैं देखें जब एक चीज़ नहीं, देखें आप एक कोई आपके पास कोई चीज़ हो जिसमें आप पानी डालेंगे तो पानी अपनी जगह बनाता है। पानी जगह कब बनाता है? जब जगह होती है। देखिए जो हमारा, अगर हम कहेंगे गवर्नमेंट ने काम करना था और हम बस वही करें तो हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ अब मैं एनजीओ से गुजारिश करूंगा कि वो आ जाएं बीच में और वो खिदमत खल के जज्बे अपनी मदद आपके तहत क्या तरीकाकार है? तरीकाकार ये है कि आप बॉयकॉट कर दें। हाँ, अब ये आता हूँ, अब चीनी खाने से हम नहीं खाएंगे, मर जाएंगे क्या? बिल्कुल ना, वैसे भी अनहेल्दी है। अब कौन है? अब देखिए कौन करेगा? माओ तुंग ने कहा कि जी चीनी बंद, तो पूरी कौम ने बंद कर दी। आज वो कौम कहाँ बैठी हुई है जिसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया यूनाइटेड नेशन में, जिसको किसी भी कंट्री के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था, उनको डोर ओपन हमने करवाया। वो इस पर कहाँ बैठे हुए हैं जो हमसे सीखते थे? हम कहाँ बैठे हुए हैं? क्योंकि हम हमारे पास लीडर ही नहीं। आप मुझे बताएं कौन लीडर आकर कहे कि चीनी खत्म कर दो, ऑटोमेटिक चीनी की प्राइस कहाँ पहुँच जाएगी? हमने वो चीज़ों, देखिए जो चीज़ें खाने की हैं, चावल हो गए, गंदम हो गई, उसके बगैर गुजार नहीं होना, ये तो बेसिक है। लेकिन अब जो चीज़ें जो एक्स्ट्रा में आती हैं, जो हमारे एक समझेंगे लग्जरी तो वो भी नहीं है। देखिए आजकल गाड़ी जरूरत में आ गई है। अच्छा मुझे बताएं आप इतनी गाड़ियाँ इंपोर्ट क्यों कर दे? इतने पैसे डॉलर क्यों? हमारे पास मसला है डॉलर्स का, इंपोर्ट क्यों हो रही हैं गाड़ियाँ? पैसे होंगे जब भी तो हो रही है। नहीं, वो मसला ये कि वो फिर आप, क्योंकि आपने सबको खुश करना है, जो बड़े बड़े लोग हैं, अगर बंद कर देंगे तो उनकी कमाई बंद हो जाएगी, वो गाड़ी भी नहीं खरीद सकेंगे। एक टाइम सारी बात यही आ जाती है ना कि देखिए गरीब का कोई नहीं सोचता। जो मैं तो बेसिक चीज़ों की बात करूं, बेसिक खाने पीने की चीज़ें गरीब के पास ये बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, या ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम। अब आप, मैं छोटी सी मिसाल बता रही हूँ, ये जो रेड बसेस हैं 50 रुपए से किराया उठा के 120 रुपए कर दिया। ये मासियाँ, ये जो वर्कर्स ये आ रहे होते कहाँ से देंगे? मुझे बताएं, एक तरफ आने का किराया और जाने का किराया अगर आप बताएं 6-7 हज़ार रुपए ये बन गया, वो कहाँ से करेगा? देखिए मजदूर की तनख्वाह जो है अमेरिका 37,000 है। अब आप मेरे साथ चलें एक रैंडमली किसी भी ऑफिस में पूछ लें तनख्वाह कितनी लोगों की, तो वो भी तनख्वाह भी नहीं है, वो इतनी। अच्छा देखें चीज़ें, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें गरीब के लिए प्रॉब्लम है। अब गरीब के प्रॉब्लम में क्या होगा? पहले जब हम देखें तो राशन कार्ड हुआ करता था। अच्छा वो उस पर भी मतलब उसका सिस्टम क्या था? उसका सिस्टम इस तरह कि हर फैमिली के फर्द के हिसाब से उसको राशन मिलता था कि आप जाते हैं, नहीं फ्री में नहीं, पैसे देकर। लेकिन क्योंकि राशन हमारे पास कम था, अच्छा, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट फेयर करने के लिए उन्होंने कहा जी आप 7 लोग हैं तो आपको 7 लोगों का इतना चावल एक महीने का मिलेगा, इतना आटा मिलेगा। आपने इसमें सब्सिडाइज गवर्नमेंट के रेट होते थे, कंट्रोल होते थे। अब वो खत्म हो गया। देखिए हम कुछ भी कर लें, मतलब वो आपकी बात है गवर्नमेंट, वो क्यों खत्म हुआ कि उसमें भी मिसयूज होना शुरू हो गया कि मैं जानने वाले हैं आपने मुझे डबल दे दिया। और पीछे जब मैं असल बाहर आया उसके पास गवर्नमेंट उनको सप्लाई उतना करती थी कि जी आपके राशन उतना ही देना, तो उसने ज़्यादा देना शुरू कर दिया। ये यूटिलिटी बिल्स जो थे, ये सॉरी यूटिलिटी स्टोर्स जो बने, ये तो अभी की बात है। ये भी इसी का एक पैटर्न था कि अब हम यूटिलिटी स्टोर बनाए जहाँ गवर्नमेंट सब्सिडाइज चीज़ें रखे और लोग जाएं और आम लोग जाएं और खरीदें जितना खरीद सकते हैं।
तो अब ये सिस्टम भी ख़त्म हो गया। मतलब ये कि हम सिस्टम तो बना रहे हैं, सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन किसी की भी नहीं। मैं कोई भी सिस्टम ले आए, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, सिस्टम होता है, कोई भी ले आए, एक्स ले आए, वाई ले आए, उस पर उस पर आप अगर सही इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी सिस्टम लेके आते हैं हम कहते हैं ये खराब हो गया, खराब नहीं हुआ, हमने उसको खराब किया है, हम चलाने वालों ने खराब किया है, इंटेंशन नहीं, स्पिरिट नहीं है उसकी। देखिए हर सिस्टम की रूह होती है, वो रूह आप समझेंगे नहीं। आप किसी मुल्क से उधार ले रहे थे सिस्टम, उसकी रूह नहीं समझेंगे तो क्या चलेगा, कैसे चलेगा। तो ये हमारा सिस्टम इसी तरह से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन इसके साथ साथ ही जब हम बात करते हैं ना कि महंगाई अपनी जगह, सिस्टम करप्ट हो, जब हम किसी जब आपका आईटी से ताल्लुक है, आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, सिस्टम करप्ट होता है तो आपका कोई काम, कोई फाइल नहीं चलती। तो ये करप्ट सिस्टम को सही करने के लिए मुझे तो याद नहीं पड़ता कि सालों से हम इसी बात को रो रहे हैं। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा बताऊं कुछ, इसमें फिर ऑटोमेशन इज इम्पॉर्टेंट। देखिए आप अपने प्रोसेसेस सारे ऑटोमेट कर दें, आप जो है कंप्यूटर के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू सारा काम करें तो आपका ऑटोमेटिकली मसला हल हो जाएगा जी। अच्छा, पंजाब ने थोड़ा बहुत काम किया ऑटोमेशन के थ्रू। अब देखिए मैंने इस बार अपनी गाड़ी रजिस्टर कराने के लिए मैं नहीं गया सिविक सेंटर। क्यों नहीं गया कि ऑनलाइन था, मैंने ऑनलाइन कर दिया गाड़ी। अब ये चीज़ अब मैं बैंक तकरीबन साल में एक दफ़ा ही जाता हूँ, कोई काम हो गया या कभी वो स्टेटमेंट को स्टैम्प लगानी है। अब मैं सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रहा हूँ। तो देखिए जब आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से इंटरेक्शन करेंगे वहाँ पर करप्शन का आंसर जो है पैदा होगा। अगर आप उसको सारे को ठीक है, बड़ी अच्छी बात आपने की है कि क्योंकि ह्यूमन जो एरर है, ये हम इसको ह्यूमन एरर कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर एरर नहीं आ रहा, लेकिन एरर जो आ रहा है वो जहां आदमी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है वहां करप्शन आ रही है। तो ये तो फिर वही बात आ गई ना कि चाहे मोबिलिटी है, चाहे कुछ भी, जहां से हमारी प्रोडक्ट आ रही है, वो आते आते उसमें वो जो इंसान का जो एक करप्शन है वो बीच में आती जा रही है। अब 2 रुपए की चीज पे अगर आपको सिर्फ 20 पैसे बढ़ाने की इजाजत है तो आप रुपया बढ़ा रहे हैं, तो ये फर्क होता है ना। ऐसे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके ऊपर हम जितनी भी बात करें उतनी कम होगी। हमने लास्ट टाइम भी इसी के ऊपर बात की थी और आज फिर हमने इसी पे, क्योंकि हम इतना भर चुके होते हैं कि हमारे पास कोई और चीज बात होती नहीं है करने के लिए। टॉपिक्स इतने हैं कि जहाँ पे कुछ जिस चीज को उठाएं ऐसा लगता है उसका बेड़ा गर्क हुआ है। बेहद शुक्रिया सर आपका। तो नाज़रीन आपने देखा, आपने जाना, आपने समझा, समझाने की कोशिश यही थी कि कोशिश ये किया करें कि किसी तरह से अपने बजट को इस तरह से बनाएं कि आप उसमें रहते हुए अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ फरियाद कर सकते हैं, लेकिन आखिर हमें अपनी मदद आपके तहत ही और अपने तय ही खुद कुछ करके अपने लिए कुछ सामान पैदा करने होंगे। तो जनाब प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।